हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की हमारी कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का। नाम से ही चैप्टर के हमको समझ में आ रहा है कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की बात हो रही है और वो हम लोगों से, हम रीडर्स से शेयर कर रही है कि उसने कैसे अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को पढ़ना और रीड करना सिखाया। तो ये छोटी सी बच्ची और कोई नहीं, सुधा मूर्ति हैं, क्योंकि वही राइटर है और वही नरेटर भी हैं, यानी वो अपनी मुँह ज़बानी हमें अपनी कहानी बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को रीड करना, पढ़ना लिखना सिखाया। लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड के अंदर छोटी सी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड वेब है, हमें उसे कंप्लीट करना है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि पढ़ना और लिखना ज़रूरी क्यों है। तो ऑब्वियसली टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में ज्ञान होना चाहिए। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर हमें पढ़ना लिखना आएगा तो हम अपनी बात किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू बिकम इंडिपेंडेंट, अगर हमें पढ़ना लिखना आएगा तो लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी खुद कमा के खुद खा सकते हैं, किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। टू इम्प्रूव करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो आज अगर हमें एक जॉब नहीं अच्छी लग रही तो हम अपना दूसरे करियर में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं होंगे पढ़े लिखे तो क्या होगा, हमें एक ही एक जगह कन्फाइंड रहना पड़ेगा। इसलिए लिखना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें हमारे आंसर्स जो है हमारे क्लासमेट्स एंड हमारे टीचर के साथ शेयर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक, कौन सी भाषा या भाषाओं में आपके घर के बड़े या फिर दादा दादी बात करते हैं। तो अगर आप मेरी बात करें तो माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड सिंधी। ओके, क्योंकि वो हिंदी में, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदी में बात करते हैं, सिंधी हमारी कास्ट है। आपकी जो भी लैंग्वेज हो, पंजाबी है, गुजराती है, आप उसमें लिख सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपना वक्त कैसे व्यतीत करते हैं और आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो दे स्पेंड देयर टाइम रीडिंग, प्रेइंग, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कुछ पढ़ लिया, पूजा पाठ कर ली, या फिर कुछ टीवी में शो देख लिया। I spend time with them by talking, helping them and listening to their stories. तो मैं अपना टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे स्पेंड करती हूँ, उनसे बातें करके, उनको कोई मेरी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो मैं हेल्प कर देती हूँ और उनकी कहानियाँ सुन लेती हूँ, बचपन की कहानी, उनके पास की कोई कहानी है, हिस्ट्री जो है हमारी फैमिली की, वो सब वो कहानियों में बताते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, आपका फेवरेट एक्सपीरियंस, फेवरेट अनुभव अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या है वो बताइए। तो माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज लिसनिंग टू देयर चाइल्डहुड स्टोरीज एंड लर्निंग फ्रॉम देम, उनके बचपन की कहानियाँ सुनने की जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने बचपन में कैसा किया था, क्या किया था, और उससे चीज़ें सीखना, मैसेजेस, लेसन्स लर्न करना, सीखना मुझे बहुत पसंद है। ओके, आप जो भी कर सकते हैं अपने आप व्यूज़, आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। ओके, what is something that the elderly in your family cannot do easily but you enjoy watching you do, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपके फैमिली में जो एल्डरली है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं कर सकते हैं बट enjoy watching you do, लेकिन आपको जब वो करते हुए देखते हैं तो वो उस चीज़ को देख के enjoy करते हैं। तो वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूज़ लैपटॉप्स या फ़ोन्स, इतना ज़्यादा फ़ोन फ्रेंडली वो लोग नहीं हैं। लेकिन जब वो मुझे फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करते हुए देखते हैं तो वो इस चीज़ को एंजॉय करते कि ओके आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, कि इंस्टाग्राम नाम की भी कोई चीज़ है। ओके, सो मैं तो सिखाती भी हूँ, आप भी सिखाइए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। चलिए नेक्स्ट है, आपको इसके बाद यहाँ पर एक पैसेज दिखेगा, आपको वो पैसेज को रीड करना है। ओके, और कुछ वर्ड्स वहाँ पर हाईलाइटेड हैं, उन हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको उनके मीनिंग्स से मैच करना है जो कि इस बॉक्स में गिवन है। तो वर्ड्स देख लेते हैं, एक्साइटेडली, बिलीवेबल, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। एक्साइटेडली हमें पता है कि जब आप बहुत एक्साइटेड हो, बिलीवेबल कोई ऐसी चीज़ जिसमें यकीन कर सकते हो, लोग जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, डिस्कशन करना पता है, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी का एक हिस्सा, फोकस यानी ध्यान लगाना, मेन कैरेक्टर यानी कि जो हीरो या हीरोइन है, डायरेक्टेड यानी उस दिशा में डायरेक्ट होके जाना। ओके, चलिए अब पैसेज देख लेते हैं।
द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन में एक प्ले होने वाला है और उस प्ले का हमें प्रोटैगनिस्ट चाहिए। तो प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर हमको चाहिए, ठीक है। वॉज डन आफ्टर लॉट ऑफ डिबेट, मतलब बहुत डिबेट हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, जिसके बाद एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया, उस रोल के एक्टर का ऑडिशन लिया गया। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट, हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम एक स्पिरिचुअल स्टोरी का एपिसोड प्रेजेंट करेंगे, बड़ी सी कहानी का एक एपिसोड, यानी कि अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चों के ग्रुप का, उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसका पार्ट है। एंड वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी, और हमने कम्युनिटी के साथ काम किया कि भाई हम लोग लिटरेसी यानी इस बात को स्प्रेड करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पढ़ाएंगे। हर दिन हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से हम प्रैक्टिस करते थे। हम वेट करते थे ईगरली, बहुत एक्साइटेडली हम वेट करते थे कि कब हम फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे टीचर्स को। ऑल ऑफ अस प्लेड आर रोल्स, हम सब लोगों ने अपना रोल बहुत ही कन्विंसिंग मैनर से, हमने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया। एज आर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, क्योंकि हमारी थिएटर की जो टीचर हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया था। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं, उनके मीनिंग्स आपको बॉक्स में से सर्च करके लिखने हैं। तो प्रोटैगनिस्ट मैंने बता दिया था आपको, मेन कैरेक्टर होता है, डिबेट यानी डिस्कशन करना, एपिसोड पार्ट ऑफ अ स्टोरी, कम्युनिटी यानी पीपल उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी फोकस, ईगरली यानी एक्साइटेडली, कन्विंसिंग यानी बिलीवेबल, जब आप किसी को यकीन दिला दो, एंड गाइडेड यानी कि उस तरफ आपने डायरेक्ट किया गया आपको। ओके, चलिए यहाँ से हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। 2 पार्ट्स की स्टोरी है, फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जो नरेटर है वो खुद सुधा मूर्ति जी हैं, जो अपनी कहानी बता रही है कि कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को पढ़ना लिखना सिखाया। ओके, व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं एक छोटी सी लड़की थी और 12 साल की थी, मैं एक छोटे से गांव में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ। Those days ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, उन दिनों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, तो जो सुबह मिलने वाला अखबार था वो हमको कब मिलता था, आफ्टरनून यानी दोपहर में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना कुछ अच्छा वहाँ पर नहीं था। और जो वीकली मैगजीन थी, जो हर हफ्ते में एक बार जो मैगजीन आती थी, वो एक दिन लेट आती थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वॉज नॉट गुड। हम सब लोग बहुत ईगरली, बहुत एक्साइटेडली वेट करते थे बस का, क्योंकि वो जो बस आती थी उस बस में होते थे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स होते थे, वीकली मैगजीन्स होते थे और पोस्ट यानी कि लेटर्स वगैरह होते थे, तो हम लोग बहुत वेट करते थे। उस टाइम पे त्रिवेणी जो थी वो एक बहुत पॉपुलर यानी बहुत फेमस राइटर हुआ करती थी कन्नड़ा लैंग्वेज में। तो बता रहे हैं त्रिवेणी नाम की बहुत फेमस राइटर होती थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, और वो बहुत एक वंडरफुल राइटर थी। उसका स्टाइल जो था ना लिखने का, बहुत ही इजी था, कोई भी पढ़े उसको समझ में आ जाता था, और बहुत ही कन्विंसिंग स्टाइल था, यानी जो वो लिखती थी वो हम रीडर्स बिलीव कर जाते थे कि ओके हाँ ये सही चीज़ है। ओके, उसकी कहानियाँ यूजुअली बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करती थी, यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू योर माइंड, योर ब्रेन। तो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में, आम लोगों की लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस यानी कोई प्रॉब्लम आ गई, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, इन छोटी छोटी चीज़ों से उसकी स्टोरीज डील करती थी, यानी उसकी स्टोरीज होती थी। एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, उसकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। किसकी? त्रिवेणी राइटर की। ओके, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की लिए बात है, कन्नड़ा लिटरेचर की इतनी बड़ी राइटर बहुत ही छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ, आज तक भी 40 साल हो गए हैं उसकी डेथ को, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, आज भी लोग उसकी नॉवेल्स पढ़ते हैं और बहुत पसंद करते हैं। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmavira then. Then यानी उस समय की, यानी जब सुधा मूर्ति छोटी थी, वो उसी टाइम की बता रही है कि बताती है बहुत सारी नॉवेल्स उसकी अच्छी थी, लेकिन एक नॉवेल जिसका नाम था काशी यात्रे, ये उसकी बहुत फेमस नॉवेल हुआ करती थी और वो सीरियल में आती थी कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा में।
कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा, यानी कि हर हफ्ते एक मैगजीन आती थी जिसका नाम होता था कर्मवीरा, और हर हफ्ते उसकी जो एक बड़ी सी नॉवल थी काशी यात्री, उसका छोटा छोटा पार्ट आता था जो हम पढ़ते थे। यानी बेसिकली पूरी नॉवल एक साथ नहीं आती थी, पूरी नॉवल थोड़े थोड़े पार्ट्स में हर हफ्ते हफ्ते मैगजीन में प्रिंट होकर आती थी कर्मवीरा में। ओके, तो सीरियल वो नहीं जो आप देखते हो, सीरियल इज लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ द नॉवल। ओके, तो बताते हैं कि उस काशी यात्रा बेसिकली है क्या, एक यात्रा के बारे में है जो काशी करने जाती है एक ओल्ड लेडी। ठीक है, तो इस नॉवल में होता क्या था, इस नॉवल में एक कहानी थी किसके बारे में, एक बूढ़ी औरत के बारे में, एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी, बहुत कीन, यानी उस औरत की बहुत डीप इच्छा थी, डिजायर थी कि मैं काशी जाऊं, जिसको बाद में वाराणसी भी कहा जाता था। ओके, बहुत सारे हिंदूज बिलीव करते हैं कि काशी जाने से और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से आपको अल्टीमेट पुण्य मिलता है, यानी कि बहुत पुण्य, यानी इट्स लाइक पाप एंड पुण्य, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य, आपको बहुत सवाब मिलता है। ओके, और ये बूढ़ी औरत भी यही बिलीव करती थी, बेचारी बहुत स्ट्रगल करती है, कोशिश करती है कि वो वहाँ पर जाए, और उसकी स्ट्रगल के बारे में ही पूरा इस नॉवल में डिस्क्राइब करा गया है। इस स्टोरी में एक छोटी बच्ची होती है जो कि ऑर्फन होती है, यानी उसके माता पिता नहीं होते इस दुनिया में, अनाथ होती है। उसको प्यार हो जाता है किसी से, ओके, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यस, शादी में खर्चे होते हैं, तो शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ये काशी यात्रा की स्टोरी चल रही है। ओके, और आखिरी में जो ओल्ड लेडी है जिसने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करे थे काशी यात्रा करने के लिए, वो ये सारे पैसे दे देती है, अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को दे देती है और काशी नहीं जाती है। वो कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि इस बच्ची की खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना काशी जाके, यानी जो खुशी मुझे वहाँ पर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करके मिलती, वो मुझे यहाँ पर इस अनाथ बच्ची की मदद करके ही मिल गई है। ओके, माई ग्रैंड मदर, अब सुधा मूर्ति कहती कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी है, उनका नाम कृष्टक्का है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई और उनको कोई पढ़ना लिखना नहीं आता। हर वेंसडे को जब ये कर्मवीरा नाम की मैगजीन आती थी, वो मेरे पास आती थी और मैं उनके लिए अगला एपिसोड पढ़ती थी। ये ओल्ड लेडी और ये ऑर्फन गर्ल की स्टोरी में उनको पढ़ के बताती थी। जब मैं उनको ये कहानी पढ़कर बताती थी, उस टाइम पर वो सब कुछ, अपना काम वाम सब भूल जाती थी और अपने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी ध्यान से मेरी बातें और मेरी कहानी को सुनती थी। मतलब उनका बहुत इंटरेस्ट था इस नॉवेल में। बाद में वो इस पूरे एपिसोड को, इस पूरी चीज़ को रिपीट करती थी बाय हार्ट, यानी जो मैं उनको कहानी बताती थी वो मानो वो रट लेती थी एंड बाद में उस पूरी चीज़ को सेम बोलकर सुना भी देती थी। यस, तो मेरी ग्रैंड मदर कभी भी काशी नहीं गई और उनको ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड लेडी है काशी यात्रा नॉवल में, कहीं ना कहीं उनकी कहानी उस बूढ़ी औरत की तरह है। मेरी दादी कृष्टक्का को लगता है कि मैं भी काशी जाऊं, मैं भी पुण्य कमाऊं जैसा ये ओल्ड लेडी चाहती थी। तो मेरी दादी भी काशी कभी नहीं गई, लेकिन ये जो नॉवेल की ओल्ड लेडी है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर, उनसे वो खुद को आइडेंटिफाई करती है, यानी सोचती है कि मैं भी इस ओल्ड लेडी की तरह काशी जाने का सोचूं। So, more than anybody else, she was the one of the most interested in knowing what happened next in the story. तो बेसिकली हर वेंसडे ये नॉवेल आती थी एंड ये मैगजीन आती थी एंड कृष्टक्का जो दादी हैं उनको बहुत इंटरेस्ट था जानने के लिए कि अब अगले स्टोरी में आगे एपिसोड में क्या होगा। एंड शी यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। वो हमेशा मेरे पास आती थी और इंसिस्ट करती थी कि मुझे पढ़कर सुनाओ, क्योंकि वो खुद तो पढ़ना नहीं जानती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। यानी जैसे ही मैं उनको कहानी सुना देती थी, फिर अगले ही दिन वो मंदिर जाती थी, हर दिन वो मंदिर जाती थी और मंदिर के कोर्टयार्ड यानी आंगन में बैठकर अपनी फ्रेंड्स को वो ये पूरी कहानी सुनाती थी। ठीक है, वेर वी, और वहाँ पर जब तक हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, तब तक मेरी दादी इस तरीके से आगे की स्टोरी अपनी सहेलियों को मंदिर के आंगन में बैठ के सुनाती थी।
शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती थी। और उस टाइम पर मुझे ये कभी समझ में नहीं आया था कि इस स्टोरी को लेके, काशी यात्रा को लेकर इतना क्या डिबेट करती रहती है मेरी दादी और उनकी सहेलियाँ, इतना क्या बात करती हैं। क्योंकि अभी सुधा मूर्ति बहुत छोटी है, 12 साल की बच्ची है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार बताती हैं सुधा मूर्ति कि एक बार मैं एक शादी अटेंड करने गई अपने कजिन्स के साथ, पास ही के एक विलेज में, एक गांव में। उन दिनों में शादी होना, किसी की वेडिंग होना एक बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट माना जाता था। हम बच्चे बहुत इन्जॉय करते थे, थरली यानी कि कंप्लीटली बहुत मज़े करते थे। हम लोग खाते थे, खेलते थे एंडलेसली, यानी बिना थके बिना रुके। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग यानी कि इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, यानी हम लोग इतना मज़े करते थे क्योंकि सारे बड़े लोग काम में बिजी रहते थे, कोई हमें रोकने टोकने के लिए नहीं होता था। यस, सुधा मूर्ति बताती हैं कि मैं ये शादी अटेंड करने के लिए सिर्फ कपल ऑफ डेज यानी थोड़े से ही दिन के लिए गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर पूरे एक वीक यानी एक हफ्ते तक रुक गई। मैंने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया। ओके, जब मैं वापस आई अपने गांव तो मैंने देखा कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, शी वॉज इन टीयर्स, बहुत रो रही थी, उनके आंसू बह रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत सरप्राइज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ गई हो, मेरी दादी को मैंने रोते हुए कभी भी नहीं देखा था। मैंने उनसे बोला व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया? मैं उनको देखकर बहुत वरिड यानी परेशान हो गई। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? अव्वा यानी सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर को क्या कहती थी? अव्वा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का MCQ का कि सुधा मूर्ति अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलकर, क्या कहकर एड्रेस करती थी? तो अव्वा कहती थी वो अपनी दादी को। तो वो अपनी दादी से कहती हैं कि क्या हो गया, क्या आप ठीक हो, क्या हुआ? तो वो कहती है मैं अपनी दादी को अव्वा कहती थी, जिसका मतलब होता है मदर यानी कि माँ, कन्नड़ लैंग्वेज में, नॉर्थ कर्नाटका में। ओके, शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने नॉड किया यानी अपनी मुंडी हिला दी, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं बाद में इस बारे में भूल भी गई कि क्या हुआ दादी को। रात में जब हमने डिनर खाया, उसके बाद जब हम सोने के लिए गए, स्लीप करने के लिए, ओपन टेरेस यानी खुली छत पर इस तरीके से सोने के लिए गए हमारे घर में, तो वहाँ पर मेरी दादी आई। वो समर नाइट थी, गर्मियों की समय की रात थी और फुल मून था, आसमान में पूरा मून इस तरीके से चमक रहा था। ओके, अव्वा आई यानी दादी आई और मेरे पास में आके बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड। उन्होंने बहुत प्यार से इस तरीके से मेरे फॉरहेड पे अपना हाथ रखा और मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ द मैटर, यानी बात क्या है दादी? तो वो बताती हैं, दादी बताती हैं कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मेरी माँ तब गुजर गई थी और कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करे या मुझे गाइड करे, सही गलत के बारे में बताए। जो मेरे पिता थे वो बहुत ही बिजी मैन थे, काम में व्यस्त रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों में लोग ये कंसिडर करते थे, ये मानते थे कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। इस वजह से मैं कभी स्कूल ही नहीं गई और मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई और फिर मेरे बच्चे हो गए। मैं भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ बहुत बिजी हो गई और बाद में फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी मेरे पोता पोती भी हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। ग्रैंड मदर बताती हैं सुधा मूर्ति को कि मुझे हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ में खुशी मिलती थी कि मैं अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ और अपने बच्चों और अपने पोता पोतियों को खिला रही हूँ। कभी कभी मैं बहुत रिग्रेट करती थी, यानी मुझे बहुत पछतावा होता था कि अरे मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने इस चीज़ की कोशिश ज़रूर करी कि मैं नहीं गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे पोता पोती स्कूल जाएं और एजुकेटेड बने। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कंप्लीट होता है। उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसे देखते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद पार्ट 2। ओके, यहाँ पर एक टेबल गिवन है। ओके, आपको यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट कंप्लीट करना है, यानी कोई बात है, उस बात का कॉज, वजह यानी रीज़न क्या है और उस रीज़न का इफेक्ट यानी कि रिजल्ट क्या निकला है वो यहाँ पर बतानी है।
कहीं पर कॉज मिसिंग है, कहीं पर इफेक्ट मिसिंग है, आपको फिलअप करना है रीड करके। तो इफेक्ट दिया है फर्स्ट वाला आपको, द मॉर्निंग पेपर अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम 1 डे लेट। बताया जा रहा है कि उनके गांव में जो सुबह आने वाले न्यूज़पेपर थे वो लेट आते थे, डे के टाइम में यानी दोपहर में आते थे, और जो हफ्ते में एक बार आने वाली मैगजीन थी वो एक दिन लेट आती थी। कॉज क्या है, रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वहां पर उस गांव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पुअर था। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड। तो ये इसका रीजन था। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं। जो ग्रैंड मदर थी क्रिश टक्का, वो कभी स्कूल नहीं गई। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका ये रिजल्ट निकला कि वो रीड नहीं कर सकती। सो द नरेटर वो हैड टू रीड द एपिसोड्स ऑफ काशी यात्रा टू हर। और इसी वजह से जो नरेटर हैं सुधा मूर्ति, उनको काशी यात्रा की पूरी कहानी उनको रीड करके सुनानी पड़ती, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ सकती, उसकी दादी। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। शी कौन? यानी दादी के बारे में बता रहे हैं कि वो कहानी में बहुत डीपली इंटरेस्टेड होती थी और ये पूरी कहानी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ग्रैंड मदर खुद को आइडेंटिफाई करती थी प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा से। यानी काशी यात्रा में जो बूढ़ी औरत थी, ग्रैंड मदर को लगता था कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी काशी जाना है भगवान की दर्शन करने। ओके, एंड वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में बहुत इमोशनली इमोशंस उसके इन्वेस्टेड थे। ओके, नेक्स्ट, कॉज है द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। नरेटर एक हफ्ते के लिए एक शादी अटेंड करने गया। तो जिसका रिजल्ट इफेक्ट क्या निकला कि ग्रैंड मदर कुड नॉट फॉलो न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्रा एंड शी वॉज फाउंड इन टीयर्स। क्योंकि ग्रैंड मदर को नेक्स्ट एपिसोड नहीं पता चला काशी यात्रा का और इस वजह से उनकी आंखों में आंसू थे। नेक्स्ट इफेक्ट है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। रीजन क्या था? क्योंकि उन दिनों में लोग कंसिडर नहीं करते थे इस बात को कि गर्ल्स के लिए भी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉज है कि जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा रिग्रेट करती थी, अफसोस करती थी कि भाई मैं स्कूल कभी नहीं गई। जिसका इफेक्ट क्या निकला? इसका इफेक्ट ये निकला कि उन्होंने पूरा मेक श्योर किया कि भाई मैं नहीं गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और स्कूल जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? क्या आपको लगता है कि नरेटर सुधा मूर्ति ने ये एक्सपेक्ट किया था, ये उम्मीद करी थी कि मैं वापस अपने गांव जाऊंगी शादी अटेंड करके तो मेरी दादी को आंसुओं के साथ पाऊंगी? इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट? तो ऑब्वियसली उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं यानी कि नो, जो नरेटर थी उसने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि वो तो बेचारी बहुत सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन थी। कितने भी डिफिकल्ट टाइम्स आ जाएं कभी भी रोई नहीं, ना ही सुधा ने उनको कभी रोते हुए देखा। हाउ माइट द नरेटर हेल्प द ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न रीड एंड राइट? आपको क्या लगता है कि जो नरेटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर की ये डिज़ायर, ये जो इच्छा है कि उन्हें भी पढ़ना लिखना है, अपनी ग्रैंड मदर की इस इच्छा को वो कैसे पूरा कर सकती है? तो नरेटर उसको टीच कर सकती है, उसको सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स। क्यों? क्योंकि काशी यात्रा कन्नड़ लैंग्वेज में आता था। ओके, स्टेप बाय स्टेप उसको कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाए, उसको डेली लेसन्स दे, ट्यूशन क्लासेस टाइप की दे, प्रैक्टिस करवाए, पहले सिंपल वर्ड्स और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंसेस, और इससे वो उनकी टीचर बन जाएगी अपनी दादी की और उनको पढ़ाना लिखाना सिखा सकती है। ओके, एंड यहाँ से हम अब कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर 2। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब आए यानी कि जो नरेटर सुधा मूर्ति है वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 ईयर्स की जो दादी हैं वो आधी रात को मुझ छोटी सी बच्ची को, छोटी सी 12 साल की बच्ची को अपनी लाइफ की कहानी आके मुझे क्यों बता रही हैं। पर मुझे ये पता था कि मैं अपनी दादी को इमेंसली यानी कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर रहा होगा जिसकी वजह से वो मुझसे आके इस तरीके से बात कर रही हैं और अपनी लाइफ की कहानी मुझे बता रही हैं। मैंने उनका चेहरा देखा और वो बहुत अनहैप्पी था, यानी मेरी दादी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। मेरी दादी बहुत ही सुंदर दिखने वाली औरत थी
एंड एक ऐसी औरत थी जो हमेशा स्माइल करती रहती है, मुस्कुराती रहती है। आज भी आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। सुधा मूर्ति आज के लिए कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि उनके चेहरे पर कितना वरिड एक्सप्रेशन था, यानी वो कितनी चिंतित थी कि उनको पढ़ना और लिखना है। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। तो सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैं थोड़ी आगे हुई और मैंने उनका हाथ थाम लिया। ओके, अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो सुधा अपनी दादी से कहती है कि अव्वा रो मत, बताओ मैटर क्या है और ये बताओ कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प। अब दादी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि तुम्हें एक बात बताऊँ, वेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, यानी दूसरे गांव में शादी अटेंड करने के लिए गई थी, कर्मवीरा नाम की जो मैगजीन है जैसे आती थी वो आई। मैंने वो मैगजीन खोली और मैंने पिक्चर्स देखे, यानी इस तरीके से लिखा हुआ रहता है और साइड में कुछ पिक्चर्स छपी हुई रहती है ना मैगजीन में। कहती है मैंने वो पिक्चर्स देखी काशी यात्रा स्टोरी में, लेकिन जो भी लिखा हुआ था आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लिखी हुई चीज़, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। बहुत बार मैंने अपने हैंड्स जो है पेजेस पर रब किए, यानी पेज इधर उधर पलटा कर देखे, इस इच्छा में कि शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, मुझे ये बात पता थी कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगली फॉर यू टू रिटर्न। वो कहती हैं कि मैं अगर इतनी पढ़ी लिखी होती तो शायद पढ़ लेती। फिर मैंने बहुत ईगरली यानी बहुत एक्साइटेडली तुम्हारा वेट किया कि तुम आओ और मुझे वो एपिसोड पढ़कर सुनाओ। मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी शादी अटेंड करके और मुझे कहानी पढ़कर सुनाओगी। आई थॉट, अब दादी कहती मैंने ऐसा भी सोचा कि मैं बाहर गाँव में निकलूँ और किसी से बोल दूँ कि भाई मुझे आगे की कहानी पढ़कर सुना दो। बट अगर मैं ऐसा बोलती गांव में किसी से तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती, मुझे बहुत शर्म आती, क्योंकि लोगों को लगता कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। मैं कितना डिपेंडेंट फील कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कितना निर्भर हूँ, कितनी डिपेंडेंट हूँ, खुद पढ़ भी नहीं सकती और बहुत ज़्यादा उस वक्त हेल्पलेस फील कर रही थी, अपनी ही मदद नहीं कर पा रही थी। हम लोग कितने वेल ऑफ हैं, यानी हम लोग बहुत पैसे वाले हैं, बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी, पर हमारे इस पैसे का क्या ही मतलब जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं है, यानी जब मैं खुद पढ़ लिख ही नहीं सकती तो मेरे इस पैसे का और वेल ऑफ होने का क्या ही मतलब रह गया। आई डिड नॉट नो दी हाउ वॉट टू आंसर। अब सुधा मूर्ति कहती कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी दादी की इन बातों का क्या जवाब दूँ। अव्वा फिर भी अपनी बात कंटिन्यू करती रही। मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट लर्न करना है कल से ही। तो दादी कहती है मुझे कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स कल से ही लर्न करना है, सीखना है, और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगी और उसके बाद मैं सरस्वती पूजा रखूँगी दशहरे वाले दिन और यही मेरी डेडलाइन होगी, यानी कल से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी एंड फाइनली दशहरे वाले दिन तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उस दिन सरस्वती पूजा रखूँगी, यानी दशहरा तक मुझे कन्नड़ लैंग्वेज सीखनी है। और उसी दिन मैं अपनी ये जो नॉवल है काशी यात्रा वो खुद पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनना। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। सुधा कहती है कि मैंने उनके चेहरे पर वो दृढ़ निश्चयता देखी कि नहीं मुझे तो पढ़ना है और सीखना है। येट आई लाफ्ड एट हर, और फिर मैं अपनी दादी के ऊपर हंसने लगी कि दादी इस उम्र में पढ़ के लिख के क्या करोगे आप। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। तो सुधा मूर्ति बहुत हंसती है और कहती कि अव्वा ये 62 साल की उम्र में आपको अल्फ़ाबेट सीखना है, पढ़ना है। आपके पूरे बाल ग्रे हैं, यानी आपके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथ रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, आप चश्मा पहनती हैं एंड इतना ज़्यादा किचन में काम करती हैं एंड उसके बाद भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। तो सुधा अपनी दादी पे हंसती है। बचपने में यानी चाइल्डिशली मैंने अपनी दादी का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। मेरी दादी कहती हैं कि अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए आप डिटर्मिन्ड है, आपके अंदर दृढ़ निश्चयता है कि मुझे करना है, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हो, यानी कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं पढ़ूँगी और सीखूँगी, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए कोई एज बार, कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आप लिखना पढ़ना सीख सकते हो। अगले दिन से ही
आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से ही सुधा मूर्ति ने ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर दी जिसमें वो अपनी दादी को पढ़ाने वाली हैं। अब वह बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी भाई। जितना जो भी होमवर्क मैं उनको देती थी वो बहुत अच्छी तरीके से अपना होमवर्क करती थी। वो रीड करती थी, प्रैक्टिस करती थी, बार बार रिपीट करती थी, फिर लिखने की कोशिश भी करती थी और रिसाइट भी करती थी पोएम्स को। ओके, मैं उनकी इकलौती टीचर थी। सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैं अपनी दादी की इकलौती टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। मुझे little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. तो सुधा मूर्ति कहती हैं कि मुझे उस वक्त जब मैं छोटी सी थी 12 साल की, तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं सच में ही टीचर बनूंगी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी हज़ारों बच्चों को। उस वक्त तो मैं सिर्फ अपनी दादी को पढ़ा रही थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, लेकिन आज उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि बड़े होकर मैं इतनी हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। फाइनली दशहरे का दिन आया, फेस्टिवल आया और सुधा मूर्ति कहती हैं कि सीक्रेटली यानी चुपचाप मैं काशी यात्रा जो नॉवल थी वो खरीद के लाई अपनी दादी के लिए, जो पब्लिश हुई थी उस टाइम पर, यानी उस टाइम तक वो बुक पूरी पब्लिश हो चुकी थी, पूरी बुक नॉवल एक साथ। मेरी दादी ने मुझे पूजा प्लेस पर यानी पूजा करने वाली जगह पर बुलाया और मुझे बोला कि बेटा तुम इस स्टूल पर यहाँ पर बैठ जाओ। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट में क्या था, एक फ्रॉक पहनने का एक मटेरियल था या कपड़ा दिया मुझे। और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ करी जो उन्होंने कभी नहीं करी थी। क्या किया दादी ने, वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैर टच किए यानी मेरे पैर छुए। तो वो बड़ा सोच में पड़ गई सुधा मूर्ति की, यार हम तो बड़ों के पैर छूते हैं, आज मेरी दादी मेरे पैर क्यों छू रही है। तो सुधा मूर्ति बड़ा सरप्राइज हुई एंड शी वॉज टेकन अबैक, यानी वो बहुत सरप्राइज हो गई कि ऐसा क्यों किया मेरी दादी ने, क्योंकि बड़े लोग कभी पैर नहीं छूते हैं। सुधा सोचती हैं कि हम तो भगवान के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं या फिर टीचर्स के पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये हमारा ट्रेडिशन यानी ये हमारा रिवाज भी है। बट आज जो हुआ वो बिल्कुल रिवर्स हुआ, आज तो बिल्कुल उल्टा हुआ जो कि सही नहीं है। सुधा सोचती हैं कि आज जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, दादी को मेरे नहीं बल्कि मुझे दादी के पैर पड़ने चाहिए। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। मेरी दादी कहती हैं यानी सुधा कहती है कि मेरी दादी ने कहा कि मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि अपने टीचर के पैर पढ़ रही हूँ, उस टीचर की जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं खुद पढ़ पा रही हूँ और ये सारी नॉवेल्स कॉन्फिडेंटली पढ़ पा रही हूँ इतने ही शॉर्ट पीरियड यानी इतने छोटे समय में, इतने कम समय में मैं इतना पढ़ना लिखना सीख गई और आज मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, यानी आज मुझे किताब पढ़ने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी टीचर को सम्मान दूं, इसलिए आज मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि अपनी टीचर के पैर पढ़ रही हूँ। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? तो दादी कहती हैं क्या हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में, धार्मिक किताबों में ये नहीं लिखा कि हमें हमारी टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, भले ही वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी जेंडर की हो, यानी आदमी हो औरत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर है, पैर पढ़ के उनको रिस्पेक्ट दो। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. तो सुधा मूर्ति कहती हैं कि मैंने भी उनको सम्मान दिया, उन्होंने मुझे सम्मान दिया टीचर मान के, तो मैंने उन्हें बड़ी और अपनी दादी समझकर, बड़ा समझ के सम्मान दिया, नमस्कार किया, मैंने भी उनके पैर छुए और मैंने अपने पहले स्टूडेंट को एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट क्या था, जैसे ही मैंने उनको गिफ्ट दिया उन्होंने अपना गिफ्ट ओपन किया और इमीडिएटली उसी वक्त रीड किया द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, यानी दादी ने काशी यात्रे जो टाइटल था वो खुद पढ़ा और जिसने पब्लिश करी थी त्रिवेणी उसका नाम भी खुद पढ़ा। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो सुधा मूर्ति कहती कि मैं तब समझ गई कि मेरी स्टूडेंट ने फ्लाइंग कलर्स से पास किया है, यानी मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई, क्योंकि उसने अगर टाइटल नॉवेल का नाम और पब्लिशर का नाम खुद पढ़ लिया यानी उसको पढ़ना आ गया है। एंड द स्टोरी इज एंडेड हियर, रिटन बाय सुधा मूर्ति, जिनकी पिक्चर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी जिसमें हमने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने अपनी ग्रैंड मदर को लिखना पढ़ना सिखाया और ट्यूशन्स दी, मतलब अपनी दादी को अपना स्टूडेंट बनाकर प्रॉपर उसने पढ़ाया। तो बहुत अच्छा काम किया उसने। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट के बेसिस पर कुछ एक्सरसाइजेज है, देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताने हैं सेंटेंसेस ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ओके, फर्स्ट, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस।
ग्रैंड मदर को कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना था ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर व्हाइल द नरेटर वॉज अवे। जब नरेटर यानी सुधा मूर्ति थोड़े दिन के लिए बाहर गई थी, दूसरे गांव गई थी, तो ग्रैंड मदर ने किसी और विलेजर के पास गई और कहा कि मुझे काशी यात्रा पढ़ के सुनाओ। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात तो गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि शी वॉज टू एम्बैरेस्ड टू आस्क एनीवन एंड वेटेड फॉर द नरेटर टू रिटर्न। उनको शर्म आ रही थी किसी से भी बोलना कि भाई मुझे सिखाओ या मुझे पढ़कर बताओ, और उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रैंड डॉटर के आने का वेट किया। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। जो नरेटर थी, सुधा मूर्ति थी, वो अपनी दादी की पहली टीचर थी और उन्होंने उनको कन्नड़ पढ़ना सिखाया। तो यस, ये बात ट्रू है। जो दादी थी, ग्रैंड मदर, वो ये बिलीव करती थी कि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि 62 ईयर्स की एज में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। जो दादी थी, उन्होंने नरेटर के पैर छुए, सुधा मूर्ति के पैर छुए, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी एज अ टीचर। तो यस, ये बात बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही है। जो नरेटर सुधा मूर्ति थी, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी अपनी ग्रैंड मदर की प्रोग्रेस देख के, मेड इन लर्निंग टू रीड। तो सुधा मूर्ति अपनी दादी की प्रोग्रेस, उनका सक्सेस देखकर बहुत डिसअपॉइंट हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है भाई, वो तो खुश होगी ना, वो तो खुश होगी, उसी ने तो पढ़ाया है अपनी दादी को। यस, बल्कि नरेटर जो थी सुधा मूर्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और अपनी दादी को लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि उन्होंने इतने छोटे टाइम पीरियड में कितनी अमेजिंग प्रोग्रेस दिखाई है। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे ओवरव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिल जाएगा, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।